अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज का प्रोग्राम होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताएं कि ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान की रिहाई PTI का हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात में पहला और सबसे अहम मुतालबा है। एक हुकूमती कमेटी के रुकन ने तस्दीक की है कि PTI दोनों मुज़ाकराती अदवार में इमरान खान की रिहाई पर जोर देती रही। कमेटी के एक हुकूमती रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार किया है कि PTI ने तहरीरी मुतालबात पेश ना किए तो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम 12 दिनों में कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। इरफान सिद्दीकी ने वजाहत की है कि हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया और PTI टीम को इमरान खान से मुलाकात की सहूलत दी, लेकिन PTI इस बात पर गैर यकीनी का शिकार है कि मुतालबात को तहरीरी शक्ल दी जाए। PTI ने पहली मुलाकात में 23 दिसंबर को मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने का वादा किया था और ये मुश्तरका एलामिये में भी दर्ज था, ताहम मुतालबात 2 जनवरी को भी पेश नहीं किए गए। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक अगर तीसरे इजलास में भी तहरीरी मुतालबात पेश ना किए गए तो मुज़ाकराती अमल मुश्किलात का शिकार हो सकता है। PTI मुज़ाकराती टीम के रुकन साहिबजादा हामिद रजा ने हुकूमत के इस दावे की तरदीद की है कि इमरान खान को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि हमने इन पर वाज़ेह कर दिया है कि PTI की क़यादत मुकद्दमात का सामना करेगी। साहिबजादा हामिद रजा ने इस बात की भी तस्दीक की है कि PTI ने हुकूमत से इमरान खान की रिहाई पर बात की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ये सिर्फ आईनी और कानूनी फ्रेमवर्क के तहत होना चाहिए। PTI के अवामी मौक़िफ़ के बारे में सवाल पर कि इमरान खान ने सिर्फ पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया है, ज़राए ने इससे इख्तलाफ करते हुए कहा कि दोनों इजलासों में PTI का पहला मुतालबा इमरान खान की रिहाई था, जिसके बाद दीगर ऑफर्स का जिक्र आया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, इरफान सिद्दीकी, ख्वाजा आसिफ और दीगर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनमें से किसी को भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा नहीं किया गया। ज़राए का ये भी बताना है कि ऐसा लगता है कि PTI की टीम या तो एतमाद की कमी का शिकार है या इनके पास इमरान खान की मंजूरी के बगैर फैसले करने का इख्तियार ही नहीं है। मुज़ाकरात के दौरान हर मसले पर इनका जवाब यही होता था कि पहले इमरान खान से मशवरा करना होगा। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इनके इल्म के मुताबिक ना तो हुकूमत ने और ना ही किसी इदारे ने इमरान खान को अडियाला जेल से बनी गाला या किसी और मकाम पर मुंतकिल करने की पेशकश की है। अब हमारा सवाल जो मेन है वो ये है कि PTI ने तहरीरी मुतालबात पेश ना किए तो मुज़ाकरात मुश्किलात में पड़ सकते हैं, ऐसा कहना है इरफान सिद्दीकी का। PTI मुतालबात को तहरीरी शक्ल देने से गुरेजा क्यों नजर आती है? सबसे पहले जो हमारा पैनल है उसमें रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हसन निसार साहब हमें ज्वाइन करेंगे, शहजाद चौधरी साहब हमारा साथ देंगे और ज़ैगम खान साहब हमारे पैनल का आज हिस्सा होंगे। रज़ा रूमी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आपने यकीनन सुना होगा, कॉमेंट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मामला ऐसे है कि तहरीरी जो मुतालबात है उसका ये मतलब है कि एक पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो जाती है जो कि पार्टी की पोजीशन होती है, फिर उसके पीछे हटना या उसके में मज़ीद मुमकिन नहीं रहता। और यही वजह है कि इस वक्त चूँकि फरीकैन जो है वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन इख्तियार किए हुए हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो कोई ऐसी बात कहें बाद में उनका कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और फिर उनको अपने मुतालबों से हटना पड़े, जो कि उनकी सपोर्ट बेस के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस चीज़ का भी है कि किस तरह की जो भड़कें मारने वाला कल्चर है और वो इसका हिस्सा बन गए हैं उनके बयानिए में। वो इसको शिकस्त दे देंगे, ये चीज़ को ख़त्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और सच्ची बात तो ये कि इस कमेटी के पास इख्तियारात जो हैं वो क्या है, ये भी सोचने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब हैं, उनकी ज़ात के गिर्द ये पार्टी घूमती है, उनका ही सिक्का चलता है, फैसला उनका चलता है। मुज़ाकराती कमेटी को हर मरहले के ऊपर तकरीबन हर जो मुतालबात के ऊपर गुफ्तगू की पेशरफ्त जो होगी उनको खान साहब के पास जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि वहाँ खुद खान साहब जो हैं, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक पैरेलल प्रोसेस जो है वो भी चल रहा है और वो पैरेलल प्रोसेस कहा यह जाता है कि उनकी जो अहलिया हैं वो उनके थ्रू चल रहा है, जहाँ पर कुछ और एक बातचीत हो रही है इन पैरेलल टू दिस कमेटी। अब ये मामला कुछ जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए
क्योंकि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको भी कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है। लेकिन अगर वो यहाँ पर कुछ तहरीरी मुतालबात दे दें या कुछ अपनी पोजीशन वाजे कर दें, तो फिर जो दूसरे ट्रैक के ऊपर मायदा हो रहा है वो फिर मसले में पड़ जाएगा। और किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर तो लचक दिखानी पड़ेगी दोनों ही फरीकैन को। लेकिन खान साहब के केस में अगर वो थोड़ी सी भी दिखाते हैं लचक, तो जो उनके बहुत से सपोर्टर्स हैं वो उन्हीं के खिलाफ जो है वो हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से वो एक जज्बात भी उभार दिए गए हैं 1.5-2 साल में हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फिर उनसे पीछे हटना जो है वो खुद एक मुश्किल बना हुआ है उनके लिए। मेरे ख्याल से वो अभी करना भी चाहेंगे, कोई इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहेंगे, तो मजीद मामला उनके लिए खराब होगा और उनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाएगी। आप देख लीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर जो माकूल बात करता है, मसलन बैरिस्टर गौर हैं या इवन शेर अफजल मरवत या असद कैसर, उनके ऊपर क्या क्या इल्जामात नहीं धरे गए। उन्होंने कहा कि जी ये तो टाउट्स हैं, ये तो मिले हुए हैं, ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये तो किसी और की जबान बोलते हैं। हालांकि उनमें से अक्सर यही बात कहते हैं जो आज हो रहा है। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, पार्लियामेंट में सब कुछ होना चाहिए। और ये बातें आपको याद है कि ये उनकी स्टेटेड पोजीशंस थी और उसी के ऊपर उनको बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था सोशल मीडिया में। तो अब मुख्तसरन आखिर में मैं ये बात कहूंगा कि अब प्रॉब्लम ये हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया, वो ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन चुकी है। क्योंकि जो उन्होंने वहां करना है बाहर या हकीकी दुनिया में या दीगर पावर पॉलिटिक्स के प्लेयर्स के साथ, सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर खूब कड़ी जिसे कहते हैं तनकीद भी होगी और रिव्यू भी होगा। जी सही, ठीक है। रजा साहब आपका कमेंट आ गया। हसन साहब आपकी तरफ आते हैं। जैसा कि इरफान सिद्दीकी भी कह रहे हैं कि तहरीरी मुतालबात सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर पीटीआई ये कहते हैं कि हमने जो बातें मीटिंग्स के दौरान कहीं वो मिनट्स बन चुकी, उन्हें ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए। असद कैसर ये मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं, उनका मुतालबा, उनका मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है आपकी नज़र में? पहली बात तो यह है, मैं एक बात की वजाहत कर दूं, पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी जो काबिल ज़िक्र है ऐसी नहीं है जो अफराद के फ़र्द वाहिद के गिर्द नहीं घूमती। ये वजाहत बहुत ज़रूरी है। पीटीआई इज़ नॉट द ओनली पार्टी। उधर भुट्टोज हैं, इधर मियांज एंड कंपनी वगैरह, ये एक चलन है हमारा। बड़कबाजी भी हमारा कल्चर है, ये नेशनल हमारा एक मसला है। अब चलें आपके सवाल की तरफ। पहले एक शेर सुने, लफ्ज़ क्या लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं, लफ्ज़ क्या लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं, तूने क्यों मेरी हर एक बात को सच जाना था। तहरीरी मुतालबात का ये मुतालबा जो है वो अहमकाना नहीं तो बच्चगाना बहुत है। क्योंकि जिसने बात से मुकरना हो वो तहरीर से भी मुकर सकता है। और वो जो बात कर रहे हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग, दैट इज इनफ, सिंपल। आई डोंट एग्री विद जिस किसी ने भी ये बात की है, मैं नहीं उससे कतई नहीं एग्री करता। मिनट्स ऑफ द मीटिंग का क्या मतलब होता है? सही, काफी है वो, उसको रिकॉर्ड भी कर लें, खत्म। फजूल मुतालबा है ये। सही, ठीक। हसन साहब ये भी फरमाएगा कि पीटीआई रहनुमाओं की कल इमरान खान से मुलाकात मुतवक्के है। इमरान खान की 3.25 साल की सियासत, क्या मुलाकात का मुज़ाकरात पर कोई मनफी असर तो नहीं पड़ेगा? मनफी मस्बत का फैसला किसने करना है? मैंने करना है या आपने करना है या इस पैनल ने करना है? और उसके मयार क्या हैं, मनफी और मस्बत? उसका मनफी कुछ होगा, उनका मस्बत कुछ होगा, उसका मस्बत कुछ होगा, उनका ये तो मनफी मस्बत क्या होना है, देखते हैं। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वेट क्या नतीजा निकलता है। सही, ठीक है। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। सबकी नजरें मुज़ाकरात के तीसरे राउंड पर हैं। पीटीआई कमेटी की इमरान खान से मुलाकात भी मुतवक्के है। क्या तीसरे राउंड में हुकूमत पीटीआई के मुतालबात का कोई वाज़ेह जवाब दे पाएगी या फिर हम ये देखेंगे कि एक और राउंड होने जा रहा है? देखिए, इसका तल्लुक तो दोनों तरफ की नीयतों से है कि नीयतें क्या हैं। अगर तो मसले को हल करना चाहते हैं, आगे मूव करना चाहते हैं, फिर अहदाफ क्या है, नीयत और अहदाफ, ये दो चीजें बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। लेकिन देखिए, आपका सवाल यह है कि पीटीआई मुतालबात को तहरीरी शक्ल देने से गुरेज़ां क्यों है। जी, इसका जवाब इस तरीके से भी, या सवाल इस तरीके से भी किया जा सकता है कि हुकूमत
तहरीरी तौर पर मुतालबात लेने पे मुसर क्यों है, और इसी में शायद इसका जवाब शामिल है। क्या वजह है कि हुकूमत चाहती है कि नहीं लिख के दो, हालांकि बातें तो दो ही हैं, सारी जगह पे बहस हो रही है, हर जगह पे कहा जा रहा है, उन्होंने अनाउंस किया, खुद भी कहा इरफान सिद्दीकी साहब ने और उनके बाकी मेंबरान ने, फिर क्या वजह है कि लिख के दिया जाए? मुझे ये लगता है कि जो हुकूमत है वो भी किसी मखमसे का शिकार है, उसको भी नहीं पता कि कितने ट्रैक्स पे बातचीत हो रही है। एक ट्रैक तो उनका अपना है जिसमें उनके 7 8 9 मेंबर बैठे हैं और पीटीआई के चंद लोग बैठे हैं, उनको ये नहीं पता कि पसे पर्दा और कहाँ पे कितने ट्रैक्स चल रहे हैं। इसलिए वो ये चाहते हैं, मेरी नजर के अंदर, अगर ये वजह हो और अगर ये चीज ऐसी एग्जिस्ट करती है, हालांकि इसको भी डिनाई किया जा रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो चाहते हैं कि लिख के दे दो, कल कला जब किसी और ट्रैक पे कोई मामलात सुधरते हैं तो हम बहसीयत हुकूमत कह सकें मगर हमें तो सिर्फ ये 2 बातें बताई गई थी, आप 2 बातें और मान गए। तो मेरा ख्याल है कि उसको डिफीट करने के लिए, उस पॉसिबिलिटी को, या ये साबित करने के लिए कि हमें जो लिख के दिया गया वो ये था, वो नहीं था जो आप में और उनके अंदर बीच में तय आ गया, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ, यानी हुकूमत का नुकसान हुआ। तो ये जिस तरह कहते हैं कि हर एक पे शक है, इस वजह से ये मामला इस तरीके से दिया जा रहा है। दूसरी बात, जब हुकूमत ये कहती है तो पहली शर्त तो हुकूमत ने लगा दी। शर्त कहा था ना कि बगैर शर्तों के मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने ही बगैर शर्तों के चाहिए। एक मुतालबात हैं, दूसरी तरफ से शराइत आ गई। तो अब शराइत के साथ मुज़ाकरात की जो कामयाबी है उसका जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम से कम तर होती जाती है विद एवरी पासिंग डे। तो मेरा ख्याल है कि नीयतें, और फिर उसके बाद ये भी नहीं पता मखमसा, फिर उसके बाद ये भी नहीं पता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे बातें सुधरना शुरू हो जाएं। तो इस वजह से हुकूमत फंसी बैठी है और चाहती है कि कहीं हमें लिख के दे दो ताकि हम कल को कल कला दिखा सकें। फिर एक और भी बात है, जब नवाज शरीफ साहब 2002 में गालिबन या 2000 में जब वो जेल में थे या जेल से जब गए मुशर्रफ साहब के जमाने में, तो उन्होंने एक मुआहदा किया, तहरीरी मुआहदा या उस वक्त की हुकूमत के साथ, जिसके बाद उनको जलावतन होने की इजाजत दी गई। वो तहरीरी मुआहदा जब वो वापस आए और उस दौरान में भी हर मर्तबा मीडिया की जीनत बना रहा, तो शायद आने वाले दिनों में इसी किस्म का एक एनआरओ की तोहमत या एनआरओ की खबर या एनआरओ की एक और किस्म का शक्ल वो सामने इस तहरीरी मुआहदे के तौर पे, एक ये चीजें हमसे मांगी गई, ये देखिए ये लीडर है जो कि कहता था मैं जेल से निकलना नहीं चाहता, वगैरह वगैरह। तो ये इसलिए ये तमाम दोनों साइड्स के ऊपर ये बहाम और ये सवालात एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये नजर आता है कि इस वक्त दोनों तरफ थोड़ी। फिर उसके बाद एक मुकदमे का जिक्र है, जी, जो कि मुकदमे का फैसला होना है, आज फिर तीसरी मरतबा उसको पुट ऑफ किया गया। तो वो कब और कहां और किस शक्ल में होता है, क्या आज तहरीरी मुतालबा दे दिया जाए, उसके बाद उसकी सजा अनाउंस हो, वो सजा जब अनाउंस होती है तो क्या उसको किसी तरीके से इन मुतालबात का हिस्सा बनाया जा सकता है? फिर पीटीआई वो अपना चांस खो चुकी होगी अगर आज लिख के देती है किसी मामले पे। तो ये इस किस्म के मामलात हैं। मुझे यूं लगता है कि इन हालात के अंदर किसी भी बातचीत का फायदामंद होना या किसी नतीजे पे पहुंचना मुश्किल लगता है, इसलिए क्योंकि बहुत शुरू में ही बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी होती जा रही हैं। और वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान के जो बुनियादी इस वक्त जो मुख्तलिफ इदारे समझ लीजिए या ये जो स्टेट के हिस्से हैं, किसी को किसी पे यकीन नहीं रह गया। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम आज उस मोड़ पे खड़े हैं कि बहसीयत कौम आज हम ये दिन देख रहे हैं। सही, ठीक है, यानी ट्रस्ट लेवल का बिल्टअप होना बड़ा ज़रूरी है। इफ्तिखार साहब आपका, शहजाद साहब आपका कमेंट आ गया। जैगम साहब आपकी तरफ आती हूँ। जैसा कि अभी शहजाद साहब ने जिक्र भी किया ना एक अहम मुकदमे का, पहला तो सवाल मेरा इसी हवाले से है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज फिर से मौखर हुआ। इसमें हमने देखा कि 100 समातें हुई, मुतादिद अफराद 35 से ज़ायद थे जिन पे जिरा भी हुई है। मुज़ाकरात हम इसे कहें, इंतज़ामी मामलात कहें या खालिस्तन अदालती मामला हम इसे कहें, आपको लगता है कि जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका इस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा? जी, इम्पैक्ट तो पड़ सकता है और पड़ेगा अगर ये मुज़ाकरात आगे की तरफ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये सब मुकदमात इनका एक सियासी डायमेंशन मौजूद है। और यही बात है जो हुकूमत के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। ये बात वाज़े होनी चाहिए कि अगर मुज़ाकरात आगे को जाते हैं तो उसकी मेन बेनिफिशरी ख़ुद पीटीआई होगी, और जो स्पेस इस वक्त हुकूमत के पास है उसका कुछ न कुछ हिस्सा पीटीआई को देना पड़ेगा। और ये बात पीटीआई को भी समझ आनी चाहिए कि जो चीज़ें वो 9 मई को 26 नवंबर को हासिल नहीं कर सके एहतजाज के ज़रिए, और बड़े सख्त एहतजाज के ज़रिए,
वो मुज़ाकरात के ज़रिए हासिल करने का, एटलीस्ट उसके कुछ हिस्से, कुछ बातें हासिल करने का उनके पास अमकान मौजूद है। अब हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत पीटीआई को पिन डाउन करना चाहती है। पीटीआई पहले ही 4 मुतालबात से 2 मुतालबात पर आई है। इस वक्त वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पर नहीं है। इस वक्त वो ये नहीं कह रही कि इलेक्शन हमें फौरी तौर पर दो और इन असम्बलियों को तोड़ो। वो ये नहीं कह रही कि जो 26वीं तरमीम है उसको ख़त्म करो। ये भी उसके मुतालबात थे। इसका मतलब है पीटीआई को इस बात का एहसास है कि इस वक्त वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नहीं है। सही। उसने अपने डिमांड्स कम किए हैं, लेकिन क्या पता वो दोबारा से मुतालबात बढ़ा दे जब वो महसूस करे कि उसकी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो गई है। तो हुकूमत एक तो पिन डाउन करना चाहती है, तहरीर में लेकर पीटीआई को उन मुतालबात पर पिन डाउन करना चाहती है कि अच्छा ये आपके मुतालबात हैं तो उसके ये हमारे पास जवाबात हैं, और यहाँ से बात वो आगे ले जाना चाहती है। और पीटीआई ज़ाहिर है फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहती है, ओपन रखना चाहती है इस डायलॉग को, ताकि बात इधर से उधर भी हो सके। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई के जो मुज़ाकरातकार हैं उनके अख्तियार भी तो लिमिटेड है ना। इमरान खान जैसा अख्तियार तो उनके पास नहीं है। अख्तियार तो या इमरान खान के पास है या फिर बुशरा बीबी के पास है। तो वो चाहते हैं कि अगर कोई तहरीरी चीज़ आए तो उसकी मुकम्मल इमरान खान की ओनरशिप मौजूद हो, और हुकूमत भी यही चाहती है कि जब तहरीरी चीज़ आएगी तो वो कह सकेगी कि ये इमरान खान की ओनरशिप है। और उसके बाद अगर कोई तब्दीली आएगी, उन मुतालबात में कोई तब्दीली आएगी, तो फिर हुकूमत भी उस पर प्ले कर सकेगी। एक तो ये बात है। दूसरा, आप ये जहन में रखिए कि इस वक्त सूरत हाल में कुछ तब्दीली आई है, कुछ तलखी आई है, और वो तलखी इस वजह से आई है कि इन मुज़ाकरात के लिए ही, इन मुज़ाकरात के हालात को बेहतर करने के लिए ही 19 नौजवानों को, जो पीटीआई के वर्कर्स थे, जो 9 मई के झगड़ों में मुलव्वस थे, ज़ाहिर को बड़े बड़े वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे लेकिन वो थे, उनको रिहा किया गया। उसके बाद पीटीआई ने जिस तरह का उस पर जश्न मनाया और जिस तरीके से उससे पॉइंट स्कोरिंग की, एक तो उससे तलखी आई है। दूसरी बात, जो पीटीआई इस वक्त ये नैरेटिव बना रही है कि हुकूमत हाथ जोड़कर कैदी से एनआरओ मांग रही है। अब हुकूमत कहती है अगर तुम मुतालबात दो तो फिर इसका क्या मतलब होगा, एनआरओ कौन मांग रहा है? बुनियादी मुतालबा तो एक ही है, और बुनियादी मुतालबा ये है कि इमरान खान को रिहाई दी जाए। किसी न किसी अल्फाज में तो ये बात लिखनी पड़ेगी, और जब वो ये बात लिखेंगे और लिख कर देंगे जिसमें ये बात मौजूद होगी कि इमरान खान को रिहा किया जाए किसी न किसी तरीके से, तो हुकूमत कहेगी लो जी एनआरओ तो ये मांग रहे हैं। अब इससे ये जाहिर होता है कि इस वक्त तक वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ दोनों पार्टियों में, जो ट्रस्ट बुनियाद होता है एक अच्छे डायलॉग का। अभी तक पार्टियां कॉमन ग्राउंड नहीं ढूंढ सकी, ढूंढने की उस तरीके से कोशिश भी नहीं कर रही, मुश्तरकात पे जाने की कोशिश नहीं कर रही, और मुश्तरकात पे मेरी नज़र में जाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि सिर्फ 4 महीने या 6 महीने की बजाय ज़रा 6 साल का सोचें, ज़रा 10 साल का सोचें, उसमें सबको मुश्तरकात भी मिल जाएंगे। और जब आप 10 साल का सोच लेंगे तो उससे जो इस वक्त के फौरी मसले हैं उनका हल भी निकल आएगा। ज़ैगम साहब, ये तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग बता रहे हैं, लेकिन जो ट्रस्ट बिल्टअप करने की बात है वो कैसे होगा? मुज़ाकरात हो तो रहे हैं, मजीद क्या क्या ऑप्शंस हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, ट्रस्ट ख़राब हुआ ना, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कुछ ऐसे काम किए गए जिससे ट्रस्ट ख़राब हुआ कि अगर उन नौजवानों को रिहा किया गया तो उसकी बुनियाद पे ये धमालें डालकर इस तरीके का बयानिया बनाया गया जिससे वो बात ही उलट गई कि ये तो हमारी कामयाबी है, ये तो डर के रिहा किए गए हैं, ये तो इनका कोई कसूर ही नहीं था। लड़कों ने कहा कि हम तो बिल्कुल दोबारा से भी वही कुछ करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी बयानिया कि हुकूमत जो है वो बहुत ही झुक गई है, मरी हुई है, या दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से भी इस तरह का बयानिया। ये जिम्मेदारी ट्रस्ट बिल्ड करना दोनों पार्टियों का काम है, दोनों पार्टियों के बड़ों का काम है। और ट्रस्ट बिल्डिंग में सबसे अहम बात यह है कि अपनी कम्युनिकेशन के टेम्परेचर को ज़रा नीचे करें। ये जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं लीडर्स, उस तरह की गुफ्तगू को थोड़ी देर के लिए बंद करें।
थोड़ी सी मुसालिहाना गुफ्तगू करना शुरू करें, तो बैठते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बिल्ड होगा। ये मुज़ाकरात भी वक्त लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में ये किसी ना किसी तरफ चले जाएंगे। सही। लेकिन पीटीआई को पॉलिटिक्स को आर्ट ऑफ द पॉसिबल समझ के जो इस वक्त बेहतर हो सकता है वो हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे एक एक इंच करके जगह जगह लेनी होगी। सही, ठीक है। उसे अंदाज़ा करना होगा कि इस वक्त कहाँ पर वो आकर खड़ी हो गई है, उसकी क्या मुश्किलात हैं, और ये मुश्किलात किसी एक बड़े मुजाहरे से हल नहीं हो सकती। ये फौरी तौर पर हुकूमत पर दबाव डालकर, मुतालबात रखकर हल नहीं हो सकता। सही, यानी ग्रेजुअली इस पे काम करना होगा और वन बाय वन करके ये चीजें ही हल हो सकती है। जैकब साहब, आपका कमेंट आ गया। रजा साहब, वापस आपकी तरफ आती हूँ। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, अगर हम ये कहें कि उनका मेन एजेंडा इमरान खान की रिहाई है, तो क्या लगता है आपको कि इमरान खान को किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नजरबंदी या रिहाई के ऑप्शन पर संजीदा तौर पर सोच विचार हो सकती है? देखिए, फिलहाल तो उनको ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तकरीबन तमाम बड़े केसेस में उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। मुख्तलिफ अदालतों ने मुख्तलिफ औकात के ऊपर उनको ज़मानत दी। शायद एक दो मुकदमे में हो, लेकिन होगा यूं ही कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये रिहाई अमल में नहीं आएगी। इसके लिए अदालती प्रोसेस ही अपनाना होगा, और गालिबन यही वजह है कि अभी आपने देखा है कि आज 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था उसका फैसला आना था, वो पहले से मौखर हो गया था, और आज फिर वो सुना है कि वो 12 या 13 जनवरी तक आगे चला गया है, क्योंकि गालिबन कोई वजह बताई गई है, जज साहब है या नहीं है। लेकिन ये भी इस चीज़ की निशानदही करता है कि वो उस केस में का जो फैसला है, जो कि ये ख्याल किया जाता है कि वो फेवरेबल नहीं होगा शायद खान साहब के लिए, उसको भी आगे किया जाए ताकि मुज़ाकरात का जो अमल है उसमें कोई रखना या खलल ना पड़े। तो अल्टीमेटली मेरा नहीं ख्याल कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इतनी आसानी से होता है। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है कि किसी भी वक्त, लेकिन खान साहब की जो रिहाई है उसके लिए किसी न किसी जो है किस्म का अदालती प्रोसेस अमल में लाया जाएगा। ये पहले भी तमाम लीडर्स की हमने देखा हिस्ट्री में, वहां भी इसी तरीके से वो किया जाता है ताकि काम जो है वो पक्का और उसकी कुछ लेजिटिमेसी भी रहे। जी सही, ठीक है। शहजाद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। कहिएगा कि इस पर कमीशन बना दें कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत जत्था लेकर वफाक पर हमलावर हुई, राना सनाउल्लाह। अगर 9 मई पर कमीशन बनाना हुकूमत के लिए मुश्किल है, तो 26 नवंबर पर कमीशन बनाने पर असल रुकावट क्या नजर आती है? मेरा ख्याल है कि रुकावट इसमें क्या हो सकती है, बैठेंगे। अभी तो फिलहाल उनके मुज़ाकरात शुरू भी नहीं हुए, और फिर जहाँ जहाँ पे मशावरत करनी है और जहाँ जहाँ से चीज़ों को एग्री करवाना है, वहाँ पे जब हुकूमत के दरमियान और उनके दरमियान मुशावरत होगी, तो फिर जब ग्रीन सब्ज झंडी वहाँ से मिलेगी, तो उसके बाद फिर ये मामला हो सकता है। यानी ये तो सबसे आसान वाला रास्ता है कि वहाँ पर 26 नवंबर की हद तक या 9 मई की हद तक कोई ना कोई किसी किस्म का कमीशन बना दिया जाए। कमीशन हमारे यहाँ बहुत देर लेते हैं किसी फैसले पे पहुंचने के लिए, बहुत सारी एविडेंस चाहिए, बहुत सारे विटनेसेस को बुलाना पड़ता है, और कई मरतबा कमीशन पूरा नहीं होता, कई दफा विटनेसेस अवेलेबल नहीं होते, तो ये सालों का भी मामला हो सकता है। और इस सालों के मामले के बाद फिर इस तरीके से इस मामले से फिलहाल ये कोई इमीडिएटली फैसला करना या किसी नतीजे पे पहुंचना लाजिम नहीं होता, ये आसान काम है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक दोनों अतराफ से ये यकीन ना आ जाए, देखिए जो हुकूमत है ना, हुकूमत के बहुत सारे जो इस वक्त लीडर्स हैं, उनकी स्टेटमेंट सुना कीजिए, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, चाहे वो पंजाब में है चाहे यहाँ पे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक खतरा और एक उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि कहीं पे कोई इमरान खान के लिए कोई सहूलत ना बन जाए। उनको आज भी यकीन नहीं है कि इमरान खान जेल में होते हुए भी कहीं ना कहीं पे किसी सहूलत को लेने का वो शायद पॉसिबल है कि उसको सहूलत दी जा सकती है या दी जा रही हो। वो बारहा 9 मई हो या कोई और हो, उसकी वो जो तस्बीह है वो हमेशा रोजाना पढ़ते रहते हैं, ताकि भूले मत वहां पर जहां पर के ये पॉसिबिलिटी है कि कोई उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग किसी तरीके से हो जाए। बहरहाल देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल वक्त में है, एक निज़ाम चल रहा है, उस निज़ाम को कामयाब होना जरूरी है ताकि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान का जो मुआशरा है ये दोनों संभल जाए, और उसके लिए टाइम जरूरी है। इसलिए ये सोचना कि इमरान खान निकले या ना निकले, और उसके निकलने के बाद भी जब भी आता है तो क्या वो
हमारे इस पूरे निज़ाम को उठा के उलट पुलट कर देगा। बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा, ना किया जाएगा, ना करने दिया जाएगा। और इसलिए क्योंकि ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक निज़ाम के तहत कम से कम और 2-3 साल तक ज़रूर ऐसे ही चलता रहे जिस वक्त इस वक्त चल रहा है। ठीक है, बेहद शुक्रिया शहजाद साहब, आपका कमेंट आ गया। तो अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जो कि मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुका है, उसका एक मसला वो क्या है, ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब बात करेंगे हम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, जो कि मुआशी हब है, लेकिन यहाँ बहुत सारे मसले हैं। स्ट्रीट क्राइम तो एक मसला है ही, लेकिन उसके बाद कराची का एक और बड़ा मसला है खुले मैन होल्स। गलियों, बाजारों और मेन रोड्स पर बगैर ढक्कन के गटर छोटे बच्चों के लिए अब मौत बांटने लगे हैं। कराची में बल्दियाती इदारों की गफलत के बायस नए साल के आगाज पर ही एक और मासूम बच्चा गटर में गिरकर जान से चला गया। रेस्क्यू के मुताबिक गटर में पानी के तेज बहाव की वजह से लाश बहकर 2 किलोमीटर दूर कोरंगी पुल के नीचे नाले तक पहुंच गई। 6 साला इबाद महमूदाबाद से शादी में शिरकत के लिए शाह फैसल कॉलोनी के शादी हॉल में आया था और खेलते हुए बाहर निकला तो खुले गटर में गिर गया। अफसोसनाक सानहा पर वालिदैन और अहले खाना शिद्दत गम से निढाल है, जबकि इलाका वकील सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद भी गटर पर ढक्कन नहीं लगाया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। टाउन चेयरमैन शाह फैसल कॉलोनी गोहर खटक के मुताबिक मैन होल्स पर ढक्कन लगाना वाटर कॉरपोरेशन का काम है। वो ना हमें ढक्कन देते हैं और ना ही खुद लगाते हैं। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से एक ही जवाब आता है कि हमारे पास तो बजट नहीं है। कराची में ये कोई पहला वाकया नहीं है। गटर में गिरकर जाम भाग होने का ये जो वाकया है, ये मुतादिद बार इस तरह के वाकयात रिपीट होते रहे हैं। कराची में आए रोज मुख्तलिफ इलाकों के मैन होल्स में बच्चों के गिरने और जान से जाने की खबरें आती रहती हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि 2024 के सिर्फ 4 माह के दौरान 15 से ज्यादा अफराद गटरों और नालों में गिरकर हलाक हुए हैं, जबकि 2023 की अगर बात की जाए तो 2023 में ये तादाद 60 से ज्यादा थी। कुछ केसेस में तो बच्चों की डेड बॉडीज ही नहीं मिल पाती। कराची के रिहायशी हुकाम बाला से ये मुतालबा भी करते हैं कि और कुछ ना दें, हमें बस गटर के ढक्कन दे दिए जाएं। ये उस शहर का हाल है जो पूरे मुल्क को चलाता है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी शाह फैसल कॉलोनी वाक़े पर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि नन्हे बच्चे को बड़ा होना था, लेकिन इसे मौत के घाट उतार दिया गया। सिंध हुकूमत और मेयर कराची सो रहे हैं। सवाल है कि क्या मेन हॉल का जो ढक्कन है लगवाने के लिए भी वज़ीर आज़म से अपील की जाए, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा है कि गली मोहल्लों में ढक्कनों की निगरानी करना मेरा काम नहीं है, ढक्कन चोरी हो जाते हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि अगर ये काम मेयर का नहीं है तो फिर किसका काम है? मासूम बच्चों की अमवात का जिम्मेदार कौन है? गुज़िश्ता 16 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी और इसका मेयर ही अगर जिम्मेदारी नहीं लेगा तो अवाम किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करेगी, किससे इंसाफ मांगेगी? पैनल हमारे साथ मौजूद है। सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे कि गली मोहल्लों में गटर के ढक्कनों की निगरानी करना मेरा काम नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ऐसा कहते हैं। 16 साल से सिंध की हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, जो कि जिम्मेदारी लेने से इनकारी है। गटर में गिरकर बच्चों की अमवात का जिम्मेदार कौन है? हसन निसार साहब, सबसे पहले आपका कमेंट चाहेंगे। देखें, ये यहाँ कोई किसी शय के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक तवील फहरिस्त है हादसात की, सानेहात की। आज तक कौम को पता नहीं चला कि उसका जिम्मेदार कौन था। पहली बात तो ये है। और दूसरा, मुझे आपके इस मातमी से सवाल पे हैरत हो रही है। गटर क्या बच्चे भूख या कम खुराकी से नहीं मरते? क्या इस मुल्क में चाइल्ड लेबर आम नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं है? क्या मासूम बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ होकर मौत के घाट नहीं उतारे जाते? क्या बच्चों की अक्सरियत के वालिदैन उनके लिए मुनासिब इलाज, जिनके लिए रोटी 2 वक्त की मसला है, वो अफोर्ड कर सकते हैं? अच्छा, क्या बच्चों को इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तालीम की लग्जरी अवेलेबल है? यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कोई 1.5-2 साल पहले आई है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान माशाल्लाह, इसमें रोज़ाना 24 करोड़ 2 नंबर जाली दूध बनता है जी। जिन तबकों के बच्चे ये खाते हैं बीबी, ये पीते हैं ये दूध, उनकी ही कल आपस में शादियां होंगी, ये ज़हन में रखना। और फिर यहां दौले शाह के चूहे और रिटार्डेड बच्चे,
ये आपका अगले फेज में। और आखिरी बात सुन लें जी जी। ये बात आपके सवाल से मुझे याद आया कि कोई 35 साल पहले मैं पाकिस्तान के मकबूल तरीन मैगजीन धनक का मैं एडिटर था। मैंने उसमें एक फीचर छापा, बच्चे कौम की अमानत हैं और कौम बददियानत। उस पर बड़ा शोर मचा था। दिस इज व्हाट वी आर। यानी ये 35-36 शायद, मैं कम टाइम बता रहा हूं आपको। आई वॉज इन माई 20s। तो ये नया रोना है, गटर में गर्ग मर गया, बट ठीक हो गया, खैर है। जो 1947 के फसादात में मरे, उनसे लेके यहां तक एक ट्रेल है पूरी भाई, एक कहानी है, एक सिलसिला है, एक रवैया है, तो सबके सामने है। कौन सी नई बात है इसमें? जी हसन साहब, 1947 से अब तक आपने जिक्र किया, पूरी एक ट्रेल है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी तो किसी पे आयद होती है ना। इसका हल क्या है? क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे कि ठीक है जी बच्चे मरते रहे, गटरों में गिरते रहे? इसी मुल्क पे कोई किसी शय के लिए जिम्मेदार नहीं है, बस। सही, ठीक है, होता। ठीक है। शहजाद साहब आपकी तरफ आती हूँ। हमने 2023 का भी जिक्र किया, 2024 का भी जिक्र किया। मेयर कराची कहते हैं जी मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये। अगर मेयर कराची की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? ये बहुत अहम मसला है जिसको संजीदगी से नहीं देखा जाता। नहीं, देखिए, जो अफसोस की बात है कि जो जिनका नुकसान हुआ, जो जान गई, उसका तो बेहद अफसोस है और अफसोस करना चाहिए और ताज़ियत करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये इस्तारा है उस फेलियर का जिससे पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त दरपेश है। इस्तारा है उस फेलियर का, उस नाकामी का, गवर्नेंस की नाकामी का। और ये गवर्नेंस की नाकामी खासतौर पर कराची के कॉन्टेक्स्ट में क्यों है? वो इसलिए है कि कराची की सियासत सिंध की सियासत से मुख्तलिफ है। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है। जब आप सिंध की सियासत कराची की सियासत पे काबिज होती है तो इख्तियार और ताकत तो उसके पास, कंट्रोल तो आ जाता है, लेकिन तंजीम उसके पास नहीं आती कराची की। तो ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जब तक इनमें रिफॉर्म नहीं होंगे, जब तक इनको मुख्तलिफ तरीकों से नहीं देखा जाएगा, तो चाहे आप भले चीफ मिनिस्टर सिंध पे इल्ज़ाम धरते रहें। मेरा सवाल ये होगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी का ने क्यों इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दी? उनको देनी चाहिए थी, उनको भी बात करनी चाहिए थी इसके ऊपर। तो तंजीम जिनके पास है उनके पास इख्तियार नहीं है। कराची एक मुख्तलिफ तरीके से पिछले 30-40 साल में चला है। अभी तक उसकी जो रेमिनेंट्स हैं, उसके जो बाकियात हैं, वो उसी तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। ना सियासत रहेगी कराची की, तंजीमें जो हैं वो भी इस वक्त अखाड़ पछाड़ का शिकार हो रही हैं, इसलिए जहां तंजीम नहीं होगी। दूसरी बात, ये इंतजामी मामला नहीं, ये बल्दियाती मामला है। तो जब तक आप सिंध के अंदर बल्दियात को मजबूत नहीं करेंगे तो बल्दियात इंतजामिया से, जो लोकल इंतजामिया, उससे काम नहीं करवा पाएंगे। तो जो म्यूनिसिपैलिटी वाले जो घूमते घामते हैं, हर तरफ सफाइयां करते हैं और मैन होल्स के गटर्स देखते हैं, वो नहीं करेंगे अपना काम। उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो मकसद क्या हुआ? तो आपका फेलियर सबसे बड़ा क्या है कि आपके जो इंतजामी यूनिट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, सूबे बेइंतहा बड़े हैं। सिंध खास तौर पर सिंध और कराची में फर्क है। आपको सूबों को छोटा करना पड़ेगा पूरे मुल्क के अंदर, और फिर इंतजामी और बल्दियाती इख्तियार वहां तक लाना पड़ेगा जहां पर लोग इसको महसूस कर सकें। फिर हम इस काबिल होंगे कि वो सवाल उठाएं जो कि आपने उठाया है। वरना ये जाने जाती रहेंगी और जाने जा रही हैं, कभी इस शक्ल में, किसी और शक्ल में। लेकिन शहजाद साहब, इस पे इतनी गैर संजीदगी का मेयर कराची का मुजाहरा करना, जिनका ताल्लुक ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आपको नहीं लगता कि ये एक अनफेयर सी बात है? मेयर कराची, देखिए, उसको तो एक बंदे को उठा के वहां बैठा दिया ना कराची में, मेयर के कराची। जी जी। बट ठीक है, वो पीपल्स पार्टी का आदमी है, पीपल्स पार्टी को किस तरीके से वहां पे उन्होंने डालना था उसको बैठा दिया। लेकिन उसके नीचे जो इंतजामिया है, इंतजामिया तो शायद किसी पिछले 40 साल से किसी और की रही है वहां पर। क्या पूरे सिंध के लोग वहां पे आ जाएंगे? सिंध के लोग आएंगे तो कराची वालों से बात नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि लोकल बॉडीज का सिस्टम जो है, उसका मकसद ये होता है कि अपने इलाके के लोग अपने ही इलाकों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मिलकर काम कर सकें, तब हमारे हालात के अंदर कुछ बेहतरी आएगी। आपके सूबे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, इनको छोटा करना पड़ेगा ताकि बल्दियात और इंतजामिया का असर महसूस किया जा सके एट द ग्रास रूट लेवल, वरना ये प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। सही, ठीक है। शहजाद साहब, आपका कमेंट आ गया। अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रज़ा रूमी और ज़ैगम खान साहब से इसी मामले पे कमेंट लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। कराची के एक मसले पर बात करें, वैसे तो बहुत सारे वहाँ पर मसले हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को वो बुनियादी सहूलियत मुयसर ही नहीं है जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। वफाकी और सूबाई वजारत खजाना रिपोर्ट ये बताती है कि 2008 से 2023 यानी 15 बरसों के दौरान कराची को कम से कम 10,000 अरब रुपए मिले हैं। लोगों का रहन सहन, लोगों की बुनियादी सहूलियात वहाँ पर नहीं है। लोग तरसते हैं पानी को, लोग तरसते हैं अच्छी सड़कों को। अगर इतने सारे पैसे मिल गए तो वो पैसे कहाँ लगे, किसके खाते में गए, किसकी जेब में गए? ज़ैकम साहब आपकी तरफ आते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये जो कराची के बड़े हैं और ये जो सिंध के बड़े हैं, इन्हें एक दफ़ा बस में बिठाकर कराची से 420 किलोमीटर दूर मंजोदड़ो ले जाना चाहिए। शायद पाकिस्तान के बाकी लीडर्स को भी दिखाना चाहिए, ले जाना चाहिए कि ये वो शहर है जो तुम्हारे पुरखों ने 4,500 साल पहले बनाया था। 4,500 साल पहले 250 नस्लें बनती हैं ये, और ये दुनिया के पहले ऑर्गेनाइज्ड शहरों में से एक है। और एक बेहतरीन, आज के दौर के हिसाब से भी वहाँ पे एक बेहतरीन वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम है। हर घर में साफ पानी, पब्लिक बाथ्स, सैनिटेशन का शानदार इंतज़ाम। और आज 2025 में पाकिस्तान के मेगा सिटी में बच्चे गट्टरों में गिर गिर कर मर रहे हैं। मेयर साहब कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गट्टर तो आपका था ना, सैनिटेशन तो आपकी जिम्मेदारी है, शहर के बड़े तो आप हैं ना, बच्चे तो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो आप हमें यह ना बताएं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप ये बताएं किसकी जिम्मेदारी है और उसको जाके पकड़ें, उससे मुतालबा करें। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर वालों की जिम्मेदारी है? तो पूछें अपने वजीर दाखिला से, अपने आईजी पुलिस से। क्या फंड्स की कमी है? तो पूछें वजीर आला से, पूछें अपने वजीर खजाना से। किसी की तो जिम्मेदारी है ना, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना। देखिए, बुनियादी मसला ये है कि अर्बन गवर्नेंस की फेलियर है, और उसकी बुनियादी वजह वो हिर्स और हवस है हमारी एलीट की कि हर चीज़ को मुट्ठी में बंद करना है, तमाम पैसे को, तमाम इक़्तिदार को, तमाम अख्तियार को। जो मेगा सिटीज़ हैं इस तरह नहीं चलते, इस तरह चल नहीं सकते। चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो शंघाई हो। मेगा सिटीज़ डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, अपने आप को खुद चलाते हैं, वो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करते हैं, वो खुद अर्बन प्लानिंग करते हैं, उनको माशी खुद मुख्तारी होती है। और सबसे अहम बात ये होती है कि वहाँ कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होती है। शहर ओन करते हैं कि ये हमारा शहर है, और शहरियों को शहरियत सिखाई जाती है, और जजा सज़ा का भी कोई निज़ाम होता है। मेगा सिटीज़ की तो अपनी पुलिस होती है। ये कैसे हो सकता है कि शिकारपुर वाले के पुलिस वाले को आप तबादला करेंगे और वो कराची में आके पुलिसिंग कर लेगा? आप सियासत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि जो ख़ुद को नेशनलिस्ट कहते हैं, सिंध को ओन करते हैं, वो कराची को मेगा सिटी के तौर पर चलाने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जैसे शहदाद कोट चलेगा वैसे ही कराची चलेगा, वरना हम सिंध ही नहीं रहेंगे। अब तसव्वुर कीजिए सोच का। और सिर्फ सिंध की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये मामला है कि डिसेंट्रलाइज नहीं करने देना, शहरों को शहरों के तौर पर नहीं चलाना, और तबाह हो रहे हैं हमारे शहर। किसी शहर को उठा के देखिए ज़रा, इस्लामाबाद, गूगल पे जाके इस्लामाबाद की हालत देखें। दिस सिटी इज़ स्लम आबाद, इट इज़ नो मोर इस्लामाबाद। 60%, 70% ये शहर इस वक्त स्लम्स बन चुका है। कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ अपने जो हिसाब किताब हैं उनको पूरा करना है। तो ये सिर्फ एक बच्चा गटर में नहीं गया, ये गटर में हमारे पूरे शहर जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। रहने के काबिल नहीं रहे हमारे घर, हमारे शहर जो दुनिया का फ़ख्र हुआ करते थे। तो ये सोचने का मकाम है और बुनियादी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। सही, ठीक है। रज़ा साहब आपकी तरफ आते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, बिजली, पानी, सेहत, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हर आप नाम ले हर चीज़ का कराची में मसला है। इतनी बुरी गवर्नेंस है वहाँ पर, उसके बावजूद लोग बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही मुंतखब करते हैं। क्या वजह है?
जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे तमाम पैनल ने बहुत से मुहर्रिकात का जिक्र कर दिया, इसलिए मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। जी जी। लेकिन ये बात कहनी ज़रूरी है, और जिसको कि मेरे ख्याल से अब हर कोई जानता है कि एक मरबूत लोकल गवर्नमेंट निज़ाम के बगैर बड़े शहर नहीं चलते। और कराची तो कोई आम शहर नहीं है। अगर आप देखें दुनिया में आबादी के एतबार से 5वां या 6ठा बड़ा शहर है पूरी दुनिया में। 7 अरब से जायद है दुनिया की आबादी, और उसमें ये शहर जो है उसको जिस तरह से जिस बेरहम और बेहिस तरीके से मैनेज किया गया है या मैनेज किया जा रहा है, वो भी एक अलग दास्तान है। अब क्या वजह है कि ये लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं आती, इसके ऊपर भी हमने बात पहले कही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि मेरे ख्याल से अब कितने सालों से सिंध में हुक्मरान जमात है, उसको वोट मिलते हैं सिंधी वोटर्स के, लेकिन कराची की तरफ वो लिप सर्विस तो बहुत, जी 16 साल से, और लिप सर्विस तो वो बहुत करते हैं कराची की, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन जब अमलन काम आता है तो उनकी कारकर्दगी अनफॉर्चुनेटली जेरे बहस रहती है, उसमें बहुत सवाल भी उठते हैं। और उसकी एक बुनियादी सियासी वजह यह भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वोटर बेस है वो कराची से बाहर है। कराची के चंद हलकों में उनके वोट्स हैं, और उसके अलावा वो ये समझते हैं, और गालिबन के उनकी ये एक सियासी कैलकुलेशन भी है कि उनको वहां तवज्जो देनी चाहिए जहां पर उनके वोटर मौजूद है, जो कि देही सिंध में है। अब ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये फैसला करना होगा कि क्या उन्होंने इसी तरह से इस मामले को चलाना है। अभी उनके पास 4 साल मौजूद है इस हुकूमत के, कि वो सिर्फ हुक्मरानी जो है वहाँ उसके जौहर वहाँ दिखाएंगे, वसाइल वहाँ लगाएंगे जहाँ पर उनके वोटर हैं, या उनको उस सूबे का जो कैपिटल है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और माशी तौर पे सबसे बड़ा शहर, नर्व सेंटर कहा जाता है, उसको इस तरह से निगलेक्ट करेंगे। देखिए अभी मैं 2 रोज के लिए वहाँ था और मैं हैरान ये रह गया। आपने जिक्र किया स्ट्रीट क्राइम का, और मेरी एक पुलिस के बहुत सीनियर ऑफिसर से बात हुई, क्योंकि मैंने नोट किया कि कहीं पे ट्रैफिक लाइट नहीं काम कर रही थी। बहुत से मकामात पर ट्रैफिक का बस अल्लाह के सहारे या आसरे ही वो लोग ड्राइव कर रहे थे। तो मैंने पूछा, मालूम किया कि क्या वजह है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं काम करती। तो मुझे ये कहा गया कि 60 से 70% स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो कराची में ऑपरेट ही नहीं कर रही। अंदाजा कीजिए, ये मेगा सिटी है। जैगम साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये इस्तिलाह अब एक बहुत बड़ी आलमी इस्तिलाह है, क्योंकि वो अब ये समझा जाता है कि मेगा सिटी जो होता है उसको एक आम शहर की तरह या एक बड़े शहर की तरह भी नहीं ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी एक अलग डायनामिक होती है, वो एक बाकायदा एक मुल्क की तरह होता है, और उसका असर पूरी मईशत पे पड़ता है। और यही वजह है कि कराची को इस तरह से निगलेक्ट करके ये हाल बनाया हुआ है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि चूंकि मेरा ताल्लुक एक ज़माने में सिविल सर्विस से रहा है, तो कराची जो है वो उसकी पोस्टिंग्स को बड़ा अंग्रेजी में लफ्ज होता है ल्यूक्रेटिव समझा जाता है, क्योंकि वहां पे भत्ताखोरी, अठाईगिरी और करप्शन के मौके कहीं ज्यादा है दुनिया पाकिस्तान के दीगर इलाकों की निस्बत, क्योंकि पैसा ज्यादा है, बिजनेस वहां पे सारा जो है कॉन्सेंट्रेटेड है। और एक इसमें एक जो जिसे कहा जाता है इंसेंटिव है कि कुछ ना बदलो, ताकि जिसके जो भत्ते लगे हुए हैं वो चलते रहे। हर किस्म का माफिया वहां पे मौजूद है। टैंकर माफिया, लोग टैंकर के जरिए पानी लेते हैं। 70 से 80% आबादी। कुंडा माफिया होता था पहले, क्योंकि बिजली के जो स्लम्स हैं, आधी से ज्यादा आबादी जो है वो तो स्लम्स या स्क्वाटर्स सेटलमेंट्स में रहती है, कच्ची आबादियां जिन्हें बोलते हैं। कुंडा माफिया है। दीगर हद तक आप मोबाइल फोन माफिया है, ये माफिया है, वो माफिया है। और उसके सामने कभी कभी तो यूं लगता है कि हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस है, लेकिन हकीकतन वो इसमें मिले हुए हैं। इसके ऊपर कई रिपोर्ट्स का बहुत सी तहकीक हुई है, और ये है कि ये भी पता लगा है कि किस तरह से पुलिस और दीगर बहुत से इदारे ब्यूरोक्रेसी के वो खुद धंधे में शामिल हैं। तो इसको बदलने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को याद करवाना होगा कि लोगों की निगाहें इसके ऊपर लगती हैं जब वो कराची का हाल देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने कितने अस्पताल बनाए हैं, आपने कितने लोगों को क्या कैश की इमदाद दी है। अगर आप कराची को ठीक करेंगे तो आपकी साख बनेगी, और बिलावल भुट्टो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अब इस पार्टी का मुस्तकबिल है। जी बिल्कुल रजा साहब, अगर हम अभी भी कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है, कर चुकी है, और पता नहीं आगे आने वाले वक्तों में भी करेगी, अगर हम अभी भी अगर का लफ्ज इस्तेमाल करें तो मैं ये कहती हूँ कि शायद ये पूरी पीपल्स पार्टी के लिए अफसोस की बात है
कि इतने 16 सालों में ना वहाँ पर बेसिक सहूलियात दे सकी है, ना ही अवाम को उनके बुनियादी हुकूक फराहम कर सकी है। मेरे पूरे पैनल का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे कल फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।